हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए हम शुरू करते हैं। नया टॉपिक लेकर आ गए हैं 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर परावर्तन, जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का उसके। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, परावर्तन के नियम। इससे पहले जो भी टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं, पीछे के 2 वीडियोज में आप देख सकते हैं। देखिए परावर्तन के नियम क्या है। प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन का नियम कहते हैं। जैसे जब प्रकाश की किरण है वह किसी भी सतह पर जाकर टकराती है तो उसका परावर्तन होता है। लेकिन परावर्तन ऐसा ही नहीं हो जाता है, कुछ नियम के अनुसार होता है। तो जिन नियमों को पालन करते हुए परावर्तन होता है उसे हम प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है। अब ये प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। क्या है 2 नियम, तो पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है। तो ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पे जो खींचा हुआ अविलंब है, तीनों एक ही तल में होता है, यानी एक ही समतल में होता है। जैसे मान लेते हैं ना कि कोई एक तल है तो तीनों उस तल को टच करेगा। अगर तीनों टच नहीं कर रहा है एक तल को तो समझिए कि वो एक तल में नहीं है। ठीक है। तो ये तीनों किरणें एक तल को टच करेंगे तभी हम, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अविलंब होता है वो तीनों उस तल को टच करें तो समझिए कि एक ही तल में है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको अभी कलम से बता के दिखाते हैं कि कैसे एक ही तल में होते हैं। जैसे देखो आप, ये लाल कलम है जिसको आपतित किरण समझ लो, ब्लू वाले को आप परावर्तित किरण समझ लो और ब्लैक वाले को अविलंब समझ लो। तो आप देखो यहाँ पे 3 है ना। अब ये 3 जो है अगर हम ऐसे इसको टच कराते हैं तो देखो तीनों एक तल को टच कर रहा है ना, कि ये कॉपी का एक तल है तो तीनों तल को टच कर रहा है, तो ये तीनों क्या हो गया, एक ही तल में हो गया। ठीक है। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि सोनू, मोनू, गोलू एक बेंच पे बैठा है तो आपको दिखता है ना कि एक ही बेंच पे बैठा हुआ है। तो वैसे ही ये तीनों आपको दिख रहा है ना कि एक तल को टच करा है। लेकिन अगर हम इसी को क्या कर दें कि एक को थोड़ा सा ऐसे कर दे, है ना, आप देख सकते हो, बना दे ऐसे। तो अब देखो, अब टच कराओ तो कितना टच कर रहा है, 2 कर रहा है ना। आप किधर से भी करा लोगे, आप देख सकते हो, इधर से भी अगर कराते हो तो 2 टच करता है। जैसे आप देखो यहाँ पे कितना टच कर रहा है, तो 2 टच कर रहा है, एक नहीं कर रहा है ना। तो ये तीनों क्या हुआ, एक तल में नहीं हुए। तो ठीक है। तो यहाँ पे जो तीनों है वो क्या होते हैं, एक तल में होते हैं, यानी कि तीनों एक दूसरे, एक ही तल को टच करते हैं। ठीक है। आपको लगता है कि समझ में आ गया होगा। और दूसरा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आप पीछे की वीडियो में भी देखे थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि अगर आप ये जो सतह है और यहाँ पे अगर ये आपतित किरण है, ठीक है, और ये परावर्तित किरण है, तो ये अविलंब होता है, ये तीनों एक तल में हुआ। लेकिन ये जो अविलंब के साथ आपतन कोण बना और ये जो अविलंब के साथ परावर्तन कोण बना, ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, समान होता है। ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो परावर्तन है, ये परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो परावर्तन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, जो भी चिकनी सतह से परावर्तन होगा तो उसको नियमित परावर्तन कहेंगे, है ना। और जो अनियमित परावर्तन क्या होता है, खुरदुरी सतहों से जो परावर्तन होता है उसको हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं। अब देखिए क्या है, आपतित एवं परावर्तित किरणें समांतर होती है। अब आप इसमें देख लो नियमित परावर्तन, चूंकि सतह इसको देखो ध्यान से, चिकना है, तो आने वाली किरणें भी समांतर है और परावर्तित किरण भी क्या है, समांतर है। लेकिन आप देखो परावर्तित किरणें समांतर नहीं है, आने वाली किरणें इसमें देखो समांतर लाया गया, फिर भी परावर्तित किरणें क्या है, इधर उधर भाग रहा है। क्यों, क्योंकि सतह क्या है, खुरदुरी है। तो ये इस तरह का परावर्तन क्या कहलाता है, अनियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन में मान लो कि यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा तो स्पष्ट दिखाई देगा, छवि यानी प्रतिबिंब, है ना। परावर्तन के बाद छवि स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन इसमें चूंकि इधर उधर भाग रहा है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा, धुंधला धुंधला थोड़ा सा दिखेगा, है ना। तो अब आप नियमित और अनियमित परावर्तन समझ गए होंगे। और एक और होता है परावर्तन, एकाधिक परावर्तन, यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यानी एक से ज्यादा इसमें परावर्तन होंगे। ठीक है ना। और ये कब होता है एक से ज्यादा परावर्तन, तो आप देखो क्या लिखा हुआ है इसमें कि इसमें 2 दर्पणों का उपयोग होता है ना। जब भी कभी आपको एक से अधिक परावर्तन कराना है तो उसमें 2 दर्पण को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। अब देखो क्या है, एक प्रकाश स्रोत कई बार परावर्तन होता है। अब 2 दर्पण लगा दिए, है ना, तो उसमें एक ही बार परावर्तन नहीं होगा, कई बार परावर्तन होगा, है ना। जैसे आप देखो सलून जो होता है उसमें एक आप चेहरा देखने का दर्पण लगा रहता है, एक ठीक पीछे दर्पण लगा रहता है।
तो उसमें देखते हो बहुत सारा प्रतिबिंब बनता है। अगर आप सैलून में कभी देखोगे तो क्यों, क्योंकि वहां 2 दर्पण लगे हैं। क्यों, तो प्रतिबिंब बहुत सारा क्यों बन रहा है, क्योंकि परावर्तन बहुत बड़ा हो रहा है। अब देखो इसमें बनने वाली छवि प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब दोनों दर्पणों के बीच बनने वाली कोण के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, अब ये 2 दर्पण के बीच का जो कोण कितना है, कितने कोण पे दोनों दर्पण को लगाया गया है एक दूसरे से, उस पर निर्भर करता है कि प्रतिबिंब कितना बनेगा। यदि हम कोण घटाते हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या घटती है, प्रतिबिंबों की संख्या बढ़ती है। अगर हम कोण को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कोण का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कोण का वैल्यू जितना कम होगा प्रतिबिंब की संख्या उतना ज्यादा बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कि 90 डिग्री पे है तो प्रतिबिंब जितना होगा, और 60 डिग्री पे तो उस 90 डिग्री से कोण का संख्या कम हुआ ना 60 डिग्री, तो इसमें 60 डिग्री में प्रतिबिंब 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा, है ना। अभी आप देख सकते हो कि यदि दोनों, अब उसी पे आप देख लो कि यदि दोनों दर्पण समांतर हो, अब समांतर के बीच में कोण कितना डिग्री का बनता है, आपको पता है कि 2 समांतर के बीच में जो थीटा होता है वो 0 डिग्री का होता है। तो कोण कितना डिग्री बना, 0। अब 0 यानी कि सबसे कम हो गया ये कोण, तो इसमें प्रतिबिंब कितने बनते हैं, तो अनंत प्रतिबिंब। इसलिए आप सलून में देखोगे एक सामने दर्पण लगा रहता है एक पीछे, और वो दोनों एक दूसरे के समांतर होता है। तो अगर हम सलून के कुर्सी पे बैठे हैं तो हमारा अनंत प्रतिबिंब बनेगा, अनंत चित्र बनता चला जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है ना। हमने बताया ना कि अगर कोण घटते हैं तो प्रतिबिंब की संख्या बढ़ती जाती है। तो आप देखो प्रतिबिंब की संख्या है एक 360 बटे थीटा, है ना। अब देखो ऐसे भी थीटा है, इसी की जगह कोण लेना है तो नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि हर अगर घटेगा तो पूरा वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो प्रतिबिंब की संख्या बढ़ जाएगा। तो ये 302 फॉर्मूला है इसमें। देखो एक प्रतिबिंब की संख्या जिसको n से लिखते हैं, एक बार तो 360 बटे थीटा का वैल्यू अगर विषम आ गया, विषम जैसे मतलब इसको सॉल्व किए वैल्यू 3, 5, 7 इस तरह से आ गया तो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद 360 बटे थीटा का वैल्यू अगर सम आ गया जैसे 4, 6, 8, तो उसको प्रतिबिंब की संख्या नहीं मानेंगे, उसमें से एक घटा के प्रतिबिंब की संख्या मानेंगे। जैसे आप उदाहरण पे देख लो, मान लो कि एक ये दर्पण है और एक ये दर्पण है, 2 दर्पण को लगा दिया गया है 90 डिग्री पर, ठीक है। और कोई यहाँ पे ऐसे करके कोई चीज है और इसका प्रतिबिंब आपको चाहिए। तो अब इसमें कौन कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया तो प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगी, n बराबर 360 बटे थीटा का वैल्यू कितना हो गया, तो 90 हो गया, तो 90 डिग्री हो गया। अब ये देखो कितना है, 4। अब ये सम आया कि विषम आया, तो ये तो सम आ गया, तो सम आ गया तो प्रतिबिंब की संख्या 4 नहीं होगी, तो n का वैल्यू आ जाएगा। तो इसलिए प्रतिबिंब की संख्या 4 - 1 बराबर 3 होगा। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। अगर 2 कोण है, 2 मिरर है, जैसे मान लो कि एक यहाँ पे फिर इमेज बनाते हैं, ये एक मिरर है, ठीक है, और एक ऐसे मिरर लगा दिए। अब इनके बीच में कोण 120 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, इस वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो आप देखो यहाँ पे फिर n का वैल्यू लेंगे 360 बटे थीटा, थीटा का जगह क्या लेंगे 120, वैल्यू कितना है 3। अब ये सम आया कि विषम आया, विषम आया तो प्रतिबिंब की संख्या वही हो जाएगी, तो इसलिए प्रतिबिंब की संख्या ये बराबर कितना हो जाएगा 3। तो आपने देखा कि जब सम आ रहा था तो हम एक घटा रहे थे, और सम नहीं आ रहा है, विषम आ रहा है, तो वही का वही प्रतिबिंब की संख्या है। तो ये कैसे होता है, जब एक से अधिक परावर्तन होता है। तो ये थे परावर्तन के प्रकार। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। वीडियो को बार बार देखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। शेयर जरूर करिएगा, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।